के जीन्स में हमें फैक्टर मिलते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सोरिएसिस की ट्रीटमेंट है। ड्रग्स फॉर सोरिएसिस में जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले सोरिएसिस को समझते हैं। सोरिएसिस आपके पास एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन पे एरिथमेटोस प्लेक्स बनते हैं, पोस्ट्यूल्स बनते हैं। नोड्यूल्स तो खैर नहीं बनते, पोस्ट्यूल, मैक्यूल्स और ये सारी जो आपके पास वो एरिथमस ग्रोथ बनती है स्किन पे, वो चीजें इसमें होती है सोरिएसिस में। ठीक है। अब सोरिएसिस की टाइप्स भी बहुत हैं। कुछ आपके पास पोस्ट्यूलर सोरिएसिस होती हैं, कुछ प्लैक सोरिएसिस होती हैं अपीयरेंस की बिना पर। हमने अब उसमें नहीं जाना, हमने सोरिएसिस को डिस्कस नहीं करना, हम सिर्फ सोरिएसिस को डिफाइन और समझ के आगे उसकी ड्रग्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, प्लैक्स और पोस्ट्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये फॉर्मेशन जो आपके पास होती है ये मोस्टली आपके पास इम्यून मीडिएटेड होती है, मतलब आपके जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनका इसमें चक्कर होता है, उसकी वो क्या हो जाती है, इम्यून मीडिएटेड डिजीज बन जाती है। और टी सेल्स अपने ही सेल्स, स्किन सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर जाती हैं, और वहां पर आपके पास वो वाला एक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी वाला एक्शन होता है। दूसरा इसका जो फैक्टर है वो जेनेटिक्स वाला भी है, मतलब जीन्स में भी इसके जो वो होते हैं, इसकी जो ट्रांसफर होती है वो जीन से भी होती है। तो किसी को भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि किसी खास बैक्टीरिया शैक्टीरिया वाला मामला यहाँ पे नहीं है। इट इज नॉट एन इन्फेक्टिव कंडीशन, ये सिर्फ आपके पास इम्यून मेडिएटेड डिजीज है जो कि जीन से भी ताल्लुक रखती है। अब सोरियासिस पढ़ने के बाद जब हम सोरियासिस की ट्रीटमेंट करेंगे, तो ट्रीटमेंट्स में हम वो सारी ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि आपने पहले मेरे साथ पढ़ी हुई है। ठीक है जी। तो जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स में नंबर वन आपके पास आता है जी रेटेनॉइड, रेटेनॉइड्स। अब रेटेनॉइड्स आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, यू नो कि रेटेनॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मुझे अब दोबारा सारा वो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि रेटेनॉइड्स आपकी जो स्किन होती है उसके स्किन के सेल्स होते हैं उसमें अंदर हो जाते हैं। रेटेनॉइड्स रेटेनोइक एसिड में तब्दील होते हैं। रेटेनोइक एसिड फिर आपके पास एक इनएक्टिव रिसेप्टर को एक्टिव करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या करता है, वो जीन्स मॉडिफिकेशन करता है। जीन्स की मॉडिफिकेशन करने के बाद वो ऐसे क्या करता है, माइटोसिस को इनहेंस करता है कि आपके जो स्किन के सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बनने लग जाते हैं, और उनकी जो है ना वो केराटिनाइजेशन हो जाती है, उनकी स्किन की शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ओल्ड एंड मेच्योर सेल्स की शेडिंग हो जाती है, और नए और हेल्दी सेल्स बन जाते हैं बाय द यूज ऑफ दिस रेटिनॉइड्स। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम जो रेटिनॉइड्स में पढ़ रहे हैं, हम खास किस्म के ड्रग्स पढ़ रहे हैं जो कि सोरियासिस में शामिल होती हैं। ठीक है जी। इसमें आपके पास जो ड्रग्स आती हैं उनमें आपके पास है जी टेजोरिटीन, टेजोरिटीन। ठीक है जी। टेजोरिटीन आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रेटिनॉइड है जो कि मोस्टली यूज होता है किस वाले सोरिएसिस में, मोस्टली आपके पास यूज होता है प्लैक फॉर्मेशन सोरिएसिस में, जिसमें आपके पास प्लैक्स बनते हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली आपके पास इस वाले सोरिएसिस में इस्तेमाल होता है, और इस वाले जो सोरिएसिस है इसमें आप जब ये इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा के लिए इसको हम टॉपिकली यूज करते हैं इसको। ठीक है जी। इसके अलावा कोई खास बात नहीं है जो आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है। इसका इफेक्ट सिमिलर है किसके साथ, बाकी रेटिनॉइड्स के साथ। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ना जरूरी नहीं है, और एडवर्स इफेक्ट्स जो बाकी रेटिनॉइड से हो रहे थे वो यहां पर भी हो रहे थे। एडवर्स इफेक्ट इज ऑल्सो एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ऑल्सो सिमिलर टू अदर रेटिनॉइड्स। ठीक है जी। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ हम याद रखते हैं कि रेटिनॉइड्स में जो टेजोरिटीन है ये आपके पास प्लेक सोरियासिस में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास एक और भी है, वो क्या है, वो आपके पास एसिड रेटिन है। ठीक है जी। एसिड रेटिन आपके पास एक दूसरा रेटिनॉइड है, लेकिन वो प्लेक सोरियासिस में नहीं इस्तेमाल होता। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि टेजोरिटीन आपके पास प्लेक सोरियासिस में यूज होता है, और एसिड रेटिन, सॉरी व्हाट, जी कुछ कह रहे थे आप। तो हमारे पास जो एसिट्रिटिन है ये अभी आपके पास सोरियासिस में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये प्लेक सोरियासिस में नहीं इस्तेमाल होता, ये आपके पास पोस्ट्यूलर पोस्ट्यूलर सोरियासिस में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी।
तो सोरिएसिस को डिफरेंशिएट करके हम उनकी अलग अलग से दवाइयां करते हैं। एसेट्रिटिन आपके पास पोस्टुलर सोरिएसिस में काम आता है। ठीक है जी। ये आपके पास सेकंड जनरेशन, मैंने आपको कल बताया था कि जब हम रेटिनॉइड्स को स्टडी करते हैं तो हम इनको क्लासेस वाइज भी डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है जी। तो ये जो है ना आपके पास, ये आपके पास सेकंड जनरेशन में आती है। ठीक है। इसको हम ओरली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ओरली आपके पास ज्यादा इसको टॉपिकली नहीं बल्कि ओरली ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओरली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टुरल सोरिएसिस। ठीक है जी। इसके अलावा क्या करना है हमने? इसके अलावा हमने एक और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि एसिट्रिडिन के बारे में जरा ये है कि ये आपके पास एक्सट्रीमली 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 टेरेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक मींस इट इज हार्मफुल इन प्रेगनेंसी फॉर द बेबी। अगर कोई भी चीज टेरेटोजेनिक है, इट मींस कि वो बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। एसिट्रिटिन आपके पास एक्सट्रीमली टेरेटोजेनिक है। इस वजह से प्रेगनेंसी के 3 साल पहले तक हम इसको नहीं लेते। मतलब अगर एक बंदा 3 साल बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है कि मैं 3 साल बाद जो है ना प्रेगनेंसी प्लान करूंगा, तो उसे 3 साल तक ये वाली चीज नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज आपके बॉडी में ये 3 साल तक रह सकती है। अगर आप 3 साल बाद भी कोई बेबी प्लान करते हैं तो उसमें भी एसिट्रेटिन की वजह से टेराटोजेनिक इफेक्ट आ सकता है। ठीक है जी। दैट इज वाई इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपने ये 3 इयर्स, 3 इयर्स तक नहीं लेने, 3 इयर्स तक नहीं लेने इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी से पहले 3 साल तक आपने नहीं लेने। आप समझ सकते हैं कि ये कितना टेराटोजेनिक है, कितना हार्मफुल हो सकता है। ठीक है जी। बाकी हमने किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ना। ये जितने भी रेटिनॉइड्स हैं इन सब का एडवर्स इफेक्ट्स आपको खुद पता है, मैंने आपको समझाए थे कि स्किन में आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। एडवर्स इफेक्ट ये है कि स्किन में ड्राइनेस होती है। ठीक है जी। स्किन में पीलिंग होती है। ठीक है जी। और स्किन में आपके पास और क्या आता है जी? ये ड्राइनेस हो जाती है, पीलिंग हो जाती है और इचिंग इरिटेशन हो जाती है। ठीक है जी। ये आपके पास वो चीजें हैं जो कि सारे रेटिनॉइड्स के साथ कॉमन है, तो बस इनके साथ भी है। ये आपके पास एक हो गई रेटिनॉइड्स। अब सोरिएसिस में हमने रेटिनॉइड्स को भी यूज किया, अब दूसरी चीज भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। वो दूसरी चीज क्या होगी? वो आपके पास विटामिन डी होता है। विटामिन डी एनालॉग्स। ठीक है जी। मतलब आप बाहर से विटामिन डी ले रहे हैं। अब आपको पता है विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर योर स्किन। हम अक्सर धूप में भी बैठ जाते हैं कि जी विटामिन डी होगा, विटामिन डी होगा। ठीक है। वो वही वाला इसका मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाते। ठीक है। अब विटामिन डी एनालॉग्स में आपने क्या लेना है? विटामिन डी एनालॉग्स में आप लेते हैं जी कैलसिपोट्रीन। कैल्सिपोट्रीन। ठीक है जी। कैल्सिपोट्रीन आपके पास क्या है? ये विटामिन डी एनालॉग है। विटामिन डी एनालॉग का मतलब ये है कि ये आपके पास विटामिन डी 3 का डेरिवेटिव है। टॉपिकली इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द प्लेक 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 सोरिएसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और आपके दूसरे जो पोस्ट्यूलर सोरिएसिस है उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। कैल्सी प्रोटीन आपके पास विटामिन डी एनालॉग है। ये आपकी स्किन की टॉपिकल ट्रीटमेंट करता है। टॉपिकल यूज्ड, इट इज यूज्ड एज टॉपिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। टॉपिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लैक सोरिएसिस एंड पोस्टुलर सोरिएसिस। ठीक है जी। बात समझ आ रही है? अब इसका काम काम क्या है? ये आपके पास जो वो है ना अपना, आपने पढ़ा था कि कुछ चीज होती है जो कि क्या करती है? सेल्स की केरेटिनाइजेशन करती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो सेल्स की केराटोलिटिक होती है, मतलब स्किन की ब्रेकेज करवाती है। तो अब देखें प्लेक्स क्या चीज है। हम अगर प्लेक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो प्लेक्स क्या है? प्लेक्स आपके पास इस तरह मुख्तलिफ किस्म के आपके पास एरिथमेटस बुला तो खैर नहीं बनते, लेकिन एरिथमेटिस ग्रोथ बन जाती है, जख्म बन जाते हैं। एरिथमेटिस एरिथमेटिस का मतलब ये है कि ये आपके पास रेड नजर आने वाले इन्फ्लेम्ड किस्म के ग्रोथ नजर आ जाती है। अब यहाँ पर जो सेल्स हैं ऑब्वियसली वो क्या है? वो डेड है, वो इन्फेक्टेड है।
ठीक है जी, यू डू नॉट वांट दीज काइंड ऑफ सेल्स। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि ये जो पुराने सेल्स हैं ये शेड हो जाएं और इसकी जगह जो नए हैं न्यू सेल्स वो अंदर आ जाएं, न्यू सेल्स बन जाए और न्यू सेल्स से आपकी स्किन बन जाए। तो न्यू सेल्स आप प्रोमोट करना चाहते हैं, शेडिंग को भी प्रोमोट करना चाहते हैं। तो ये जो आपके पास क्या है, विटामिन डी एनालॉग्स हैं, या आपके पास कैल्सी प्रोटीन है, और कैल्सी प्रोटीन के अलावा एक और भी चीज होती है, कैल्सिट्रोल उसे कहा जाता है, वो भी सिमिलर इफेक्ट दे जाती है। ठीक है, सिमिलर इफेक्ट देती है कैल्सिट्रियोल। ठीक है जी, ये दोनों आपके पास सिमिलर इफेक्ट देती हैं। लेकिन सिमिलर से मेरा क्या मुराद है, सिमिलर से मेरा ये मुराद है कि ये आपके पास जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है आपके पास प्रोलिफरेशन ऑफ केरेटिनोसाइट्स। प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि न्यू सेल ज्यादा बनाना और पुराने सेल्स को ज्यादा शेड करना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रो हम कहते हैं जी, ये आपके पास जो विटामिन डी एनालॉग्स है, इट डज द प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाट, ऑफ केराटोसाइट्स। जब प्रोलिफरेशन होगी तो न्यू सेल्स बनेंगे, न्यू सेल्स बनेंगे तो आपके पुराने सेल्स झड़ जाएंगे, पुराने सेल्स झड़ जाएंगे तो आपका प्लैक भी खत्म हो जाएगा, सोरियासिस भी खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है बात की, बात समझ आ रही है। इसमें कुछ चीज ज्यादा नहीं पढ़नी है आपने, विटामिन डी एनालॉग्स में आपने कोई चीज ज्यादा नहीं पढ़नी, सिर्फ आपने कैल्सी प्रोटीन और कैल्सिट्रोल को पढ़ना है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये प्रोलिफरेशन करवाता है किस चीज की, केराटोसाइट्स की। इसका मतलब ये है कि न्यू सेल्स आपके पास बनने ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे और पुराने सेल्स शेड होना भी ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। तो हेल्दी एंड न्यू सेल्स विल अकर ऑन योर फेस, विच विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ योर सोरियासिस। इसके एडवर्स इफेक्ट जरा पढ़ लें। ठीक है जी, हर चीज का एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट में आपके पास क्या आती है जी, चीजें सारी वही हैं, इचिंग आती है, ड्राइनेस आती है, ठीक है जी, बर्निंग इरिटेशन आती है। मतलब जब आप इसको स्किन पे लगाते हैं, ठीक है जी, तो बर्निंग टॉपिकली है ना, इसको आप टॉपिकली यूज करते हैं, इट इज यूज एज टॉपिकली। तो जब आप क्रीम की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन सी फील होती है स्किन पे। ठीक है जी, ये एडवर्स इफेक्ट है, इट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। ये आपके पास विटामिन डी एनालॉग्स हैं विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। आगे चलें जी, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे आपके पास जो चौथी चीज है ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस में, वो आपके पास है जी केरेटोलिटिक एजेंट्स। केरेटोलिटिक एजेंट्स। अब केरेटोलिटिक एजेंट्स आपने कल भी मेरे साथ पढ़े थे, नाम देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपके जो केरेटिनोसाइट्स हैं उनकी ब्रेकिंग करवाता है, शेडिंग करवाता है, शेडिंग ऑफ केरेटिनोसाइट्स। शेडिंग कैसे होगी, शेडिंग होने से पहले ये ब्रेकिंग करवाता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड स्किन सेल्स। तो जाहिर सी बात है जब ओल्ड स्किन सेल्स टूटेंगे तभी तो नए आएंगे, और जब ओल्ड टूट जाते हैं तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट्स टू शेड। that is why this thing is known as keratolytic effect. Why? Because ये आपके केरेटिनोसाइट्स को ब्रेक करता है। और कौन से केरेटिनोसाइट्स को, जो पुराने बने हुए हैं उनको ब्रेक करता है। विटामिन डी आपके नए सेल्स बनाने की कोशिश करता है, और ये आपके पास नए सेल नहीं बनाता लेकिन सिर्फ पुराने वालों को तोड़ता है। दैट इज वाई इट इज ओनली एंड ओनली केरेटोलिटिक इफेक्ट आपके पास आता है जी। ठीक है जी, समझ आ रही है, समझ आ रही कि नहीं आ रही। दूसरा, जब आपको पता है ना ये आपके पास प्लैक है, ठीक है, ये आपके पास स्किन है और इसके ऊपर ये प्लैक बना हुआ है, ये दाना बना हुआ है, ठीक है। तो जब इस दाने की ब्रेकेज हो जाएगी, ये यहां से टूटेगा, तो तभी तो बाहर से जब आप स्टीरॉइड देते हैं, ये डेक्सामेथासोन लेते हैं, क्या नाम से आता है, ये पॉलीफेक्स के नाम से आता है, और ये दूसरा क्या है आपका, डर्मो डर्मोवेट है कि क्या है, उसमें स्टीरॉयड होता है। तो स्टीरॉयड आप अंदर लेके जाना चाहते हैं ताकि मेरी स्किन की इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए। स्टीरॉयड तब तक नहीं एंटर हो सकते जब तक ये स्किन ब्रेक नहीं होगी। तो आप ये कैरेटोलिटिक एजेंट्स लेते हैं, कैरेटोलिटिक एजेंट्स क्या करते हैं, इस स्किन की ब्रेकेज करवाते हैं। तो ये आपके साथ स्किन की ब्रेकेज भी करवाते हैं और ऊपर से स्टीरॉयड को अंदर जाने में भी मदद देते हैं।
ठीक है जी। तो ये दोनों तरह से आपको जब भी हम केराटोलिटिक एजेंट्स देते हैं, हम उनको हमेशा स्टेरॉइड्स के साथ देते हैं, बिकॉज ये स्किन को ब्रेक करती है और स्टेरॉइड अंदर चला जाता है और आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देता है। ठीक है। इसमें आपके पास जो ड्रग्स आती हैं वो आपके पास है जी कोल टार कोल टार। और आपके पास आता है जी सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड भी आपने मेरे साथ कल पढ़ा था, वो भी तब हम, अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा? सैलिसाइलिक एसिड भी हमने कल किया था, आपने मेरे साथ पढ़ा था कि सैलिसाइक्लिक एसिड आपके पास केरेटोलिटिक है, ये आपके पास स्किन की शेडिंग करवाता है और आपके पास नए सेल्स बनाने के लिए जगह छोड़ता है। ठीक है जी। कोल्टार सैलिसाइलिक एसिड, ये दोनों आपके पास किस चीज में इस्तेमाल होते हैं? दे बोथ आर यूज्ड इन योर मुख्तलिफ किस्म का जो सोरियासिस होता है, उनमें आपके पास एक खास किस्म का सोरियासिस होता है जो आपकी पूरी बॉडी पे नहीं फैला होता, बॉडी के सिर्फ एक हिस्से पे होता है, जिसको हम लोकलाइज्ड सोरियासिस कहते हैं, लोकलाइज्ड सोरियासिस। तो ये जो आपके पास कोल्टार है, सैलिसाइलिक एसिड है, ये दोनों आपके पास केराटोलिटिक एजेंट्स हैं। दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लोकलाइज्ड सोरियासिस। ठीक है जी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है आपको? यहां तक आपने जो पढ़ा आपको समझ आया? देखिए हमने क्या पढ़े, हमने विटामिन डी एनालॉग्स पढ़े, हमने विटामिन डी के एनालॉग्स पढ़े। ठीक है। विटामिन डी के एनालॉग्स क्या होते हैं? जो कि आपकी स्किन की क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। इसमें आपके पास दो किस्म के मेडिसिन आते हैं, एक कैल्सी प्रोटीन क्या नाम है, कैल्सीपोट्रीन आती है, दूसरी कैल्सीट्रोल आती है। दोनों आपके पास न्यू सेल्स की ग्रोथ को ज्यादा इनहेंस करेंगे और जैसे न्यू सेल्स आएंगे ओल्ड शेड हो जाएंगे और आपका प्लैक पोस्टुरल हो, पोस्टुरल सोरियासिस हो, दोनों आपके पास ठीक हो सकते हैं इससे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ छोटा सा है, प्रोलिफरेशन ऑफ केराटोसाइट्स। ठीक है जी। एडवर्स इफेक्ट्स इचिंग, ड्राइनेस एंड बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके अलावा हम केराटोलिटिक एजेंट्स देते हैं जो कि केराटिनोसाइट्स को ब्रेक करते हैं, ब्रेक द ओल्ड स्किन। ठीक है जी। जहां पर आपका सोरियासिस है, ऑब्वियसली सोरियासिस के ऊपर जो सेल बने हैं वो आपको नहीं चाहिए, तो आपने उसे ब्रेक करके खत्म कर देना, शेड कर देना है। तो ब्रेकिंग करता है ओल्ड स्किन सेल्स की, जिससे आपकी वहां उस जगह की शेडिंग हो जाती है और नए सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रेकिंग से फायदा एक और भी ये होता है कि अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उनको पेनिट्रेशन का मौका भी अच्छा मिल जाता है बाय द यूज ऑफ दिस केराटोलिटिक एजेंट्स। इसमें आपके पास कोल्टार आता है, सैलिसाइलिक एसिड आता है, बोथ आर यूज्ड इन लोकलाइज्ड सोरियासिस ट्रीटमेंट। सोरियासिस की ट्रीटमेंट यहां तक थी, तीन चीजें आपने पढ़नी है, रेटिनॉइड्स, विटामिन डी एनालॉग्स एंड केराटोलिटिक एजेंट्स। आपको तीनों समझ आए? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। राशिद रिकॉर्डिंग बंद कर दें। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे जी ड्रग्स फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है जी। अब हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? आपके पास पिगमेंट कौन सा होता है आपकी बॉडी में नेचुरली? नेचुरली आपकी बॉडी का एक पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेलानिन कहते हैं। तो नेचुरली मेलानिन सब में अंदर होता है। ठीक है जी। मेलानोसाइट्स जो होते हैं, इसके सेल्स होते हैं मेलानिन के, वहां से जो ऊपर मेलानोसाइट्स होते हैं आपकी स्किन में, पूरी स्किन में बिछे होते हैं, उन मेलानोसाइट से मेलानिन निकलता है। वो मेलानिन क्या करता है? आपको ब्राउन कलरेशन देता है, डार्क या ब्लैक कलरेशन। ठीक है। तो ब्लैक कलरेशन देता है, ब्लैक पिगमेंट देता है आपकी स्किन को। अब हम ब्राउन पीपल हैं, ठीक है, हम गोरे लोग नहीं हैं, हम लोग जो है ना वो ब्राउन पीपल हैं। वी आर ब्राउन पीपल। सो हम में ये पिगमेंट जो होता है मेलानिन, ये एक बराबर और दरमियाने क्वांटिटी में पाया जाता है। जो व्हाइट पीपल हैं, व्हाइट पीपल में मेलानिन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है। और जो फिर अफ्रीकन स्टेट्स के पीपल आते हैं,
उनमें मेलानिन ज्यादा, हमसे भी ज्यादा पड़ा होता है। तो जितना ज्यादा मेलानिन, उतना ज्यादा आपके पास ब्लैक पिगमेंटेशन। मेलानिन आपके पास इंक्रीज होता है किसी किसी चीजों से। फॉर एग्जाम्पल कोई स्किन कंडीशन आ गई, ठीक है जी, उस स्किन कंडीशन में आपके पास मेलानिन ज्यादा रिलीज हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है, ठीक है, स्किन कंडीशंस है, किडनी वाले पेशेंट्स में भी ज्यादा पिगमेंट ब्लैक हो जाता है, किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में। अब ये मेलानिन जो आपके पास है, ये ज्यादा होगा कैसे? जब सन की लाइट पड़ती है, यूवी लाइट पड़ती है सन से, तो स्किन में मेलानोसाइट्स होते हैं, वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, मेलानोसाइट्स की एक्टिवेशन करते हैं और मेलानिन को ज्यादा करते हैं। तो बहुत सी वजूहात हैं, देयर आर मेनी रीजंस, जिसकी वजह से आपका मेलानिन ज्यादा होता है। हमारा उससे काम नहीं है, हमारा ये है कि हाइपर पिगमेंटेशन को आपने कम करना है, ठीक है जी। अब हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब है मेलानिन का ज्यादा होना, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो हम दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक तो हाइपर पिगमेंटेशन वाली कंडीशन भी पढ़ेंगे, एक और कंडीशन भी पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, विटिलिगो बोलते हैं। विटिलिगो जानते हैं ना आप? विटिलिगो कंडीशन भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। वो इसमें आएगा या सेपरेट आएगा उसका मुझे अंदाजा नहीं, बस इसमें हमने पढ़ना है। तो विटिलिगो भी पढ़ना है आपने, और हाइपर पिगमेंटेशन भी पढ़ना है। सबसे पहले जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो आपके पास है जी, हाइड्रो हाइड्रोक्विनोन। सबसे पहले ड्रग इस्तेमाल होती है वो कौन सी है जी, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है जी। अब ये हाइड्रोक्विनोन जो आपके पास है, ये क्या है? ये आपके पास यूजुअली मतलब स्किन की वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द हाइपर पिगमेंटेशन। मतलब एक बंदा है, उसकी रंगत जो है वो सांवली है, इट इज डार्क इन कलर, तो उस डार्क कलर की ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। आम जुबान में लिखें तो हम कहते हैं जी, इट इज यूज टू वाइटन द स्किन, ठीक है जी, इट इज यूज टू वाइटन द स्किन, ठीक है जी। वाइट वाइट नहीं कहना चाहिए, वो रेसिज्म में आ जाता है, इस वजह से मैं गुरेज कर रहा था, लेकिन चले वाइटन कह देते हैं, ठीक है, वाइटन करने के लिए, ठीक है जी। अब ये काम किस तरह करता है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो जरा समझ लें आप। नॉर्मली आपके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टायरोसिनेज एंजाइम, ठीक है जी। वो इस मेलानिन की सिक्रीशन करवाता है। मतलब आप यहां समझ लें कि मेलानिन कैसे बना, एक टायरोसिनेज एंजाइम है। टायरोसिनेज एंजाइम को अगर हम ब्लॉक कर लें तो मेलानिन नहीं बनेगा। मेलानिन नहीं बनेगा तो आपको डार्क पिगमेंटेशन भी नहीं आएगी। ये जो हाइड्रोक्विनोन है, ये यही वाला काम करता है, ये यही वाला काम करता है, ठीक है। ये आपके टायरोसिनेज एंजाइम की इनहिबिशन करवाता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं। इट इनहिबिट्स टायरोसिनेज एंजाइम, ठीक है जी। अब नॉर्मली क्या होता है, दिस टायरोसिनेन एंजाइम्स नॉर्मली प्रोड्यूस नॉर्मली सिंथेसाइज सिंथेसाइज मेलानिन। तो मेलानिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप हाइड्रोक्विनोन को इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोक्विनोन क्या करेगा, वो टायरोसिनेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा। टायरोसिनेज एंजाइम की ब्लॉकेज से क्या हो जाएगा, आपको मेलानिन सिक्रिएट भी नहीं होगा, ठीक है जी, और आपको डार्क पिगमेंटेशन भी नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? लेकिन एक बात याद रख लें, ये परमानेंट वाइटनिंग नहीं है। अगर आपकी स्किन की पिगमेंटेशन बेहतर हो रही है तो ये सिर्फ उस वजह से बेहतर हो रही है बिकॉज आप कंटिन्यूसली टायरोसिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हो। अगर जब आप ये हाइड्रोक्विनोन लेना बंद कर देते हैं, जब आप इसको छोड़ देते हैं, तो इसको इसको छोड़ने के साथ आपको दोबारा मेलानिन बनना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी जो नेचुरल रंगत है, या जैसे हम कहते हैं कि जी जो गोरा होने के लिए आपने आर्टिफिशियल काम किया है, वो दोबारा आपका रंग आ जाता है वापस। उसकी वजह ये है कि आप टायरोसिनेज को टेम्पररी ब्लॉक कर रहे थे। तो हाइड्रोक्विनोन इज अ टेम्पररी मेडिसिन, टेम्पोररी इज अ टेम्पररी मेडिकेशन, ठीक है जी। टेम्पररी ट्रीटमेंट है आपके पास, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है वाइटिंग के लिए, ठीक है जी। तो अब देखें, लेकिन देखें, अगर आपने इसे यूज भी करना है ना, तो आपने हाई डोज पे नहीं इस्तेमाल करना। अगर इसे आप कंटिन्यूसली यूज भी कर लें, इट इज ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड इन लो डोज, ऑलवेज यूज्ड इन लो डोज।
बिकॉज जब डोज हाई हो जाती है तो फिर ये आपको टॉक्सिसिटी भी करता है, ठीक है जी। और वो क्या होती है, वो स्किन की इरिटेशन हो जाती है, एरिथमेटिस ग्रोथ बन जाती है और वगैरह, इचिंग वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं फिर उसकी एडवर्स इफेक्ट्स में, ठीक है जी। एक और बात याद रखें कि इसको हमेशा हम जो है ना अकेले नहीं देते। अगर आपने हाइड्रोक्विनोन लेना है, इसका मतलब यह है कि आप स्किन की मेलानिन क्या कर रहे हैं, नए मेलानिन नहीं बना रहे। लेकिन अगर किसी की स्किन में पुराने मेलानिन पड़े हैं, पुराने मेलानिन पड़े हैं, तो आपको चाहिए ना कि आप नए स्किन सेल्स बनाएं, ताकि पुराने वाले झड़ जाएं और नए वाले जो बन रहे हैं उनमें मेलानिन ना हो। तो इसकी वजह से इसको यूजुअली हम कंबाइन करते हैं एक ऐसी ड्रग के साथ जो कि पुराने वाले सेल्स को शेड करता हो। और वो कौन सी चीज है, पुराने वाले सेल्स की कौन सी चीज शेडिंग करता है, पुराने वाले सेल्स की शेडिंग करता है और नए कौन बनाता है, रेटिनॉइड्स बनाता है ना। तो यूजुअली कंबाइंड, इट इज यूजुअली कंबाइंड विद रेटिनॉइड्स, ठीक है जी। तो रेटिनॉइड्स के साथ इसको कंबाइन किया जाता है। तो रेटिनॉइड्स नए सेल्स बनाने की कोशिश करता है और पुराने सेल्स की क्या करता है, शेडिंग करता है। और ये जो हाइड्रोक्विनोन है, ये नए आने वाले सेल्स में मेलानिन की कंसेंट्रेशन को कम करता है। तो ऑटोमेटिकली द पिगमेंटेशन ऑफ द पर्सन बिकम्स बेटर, ठीक है जी। इसके साथ देखें, इसके साथ एक और चीज भी इस्तेमाल होती है, इसका ही एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन का ही एक डेरिवेटिव है, उसको कहा जाता है जी मोनोबेंजीन, ठीक है जी। समझ आ रही है। एक और ड्रग होती है जिसको आप मोनोबेंजीन कहते हैं, और वो आपके पास खास तौर पे इस्तेमाल होती है वेटिलिगो के लिए, ठीक है जी। अब उसका इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया आपकी बुक में, लेकिन जितना भी डिस्कस किया है तो हमने कम से कम उतना पढ़ लेना है, ठीक है। मोनोबेंजीन आपके पास एक हाइड्रोक्विनोन का एक डेरिवेटिव है, लेकिन इसको हम डीपिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब देखें ना, वेटिलिगो आप जानते हैं, वेटिलिगो मैंने आपको शुरू में कहा कि वेटिलिगो आपके पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम पश्तो में वो कहते हैं, ब्रगे कहते हैं। मतलब किसी जगह व्हाइट किसी जगह ब्लैक। तो वो चीज आपकी आपके पास अच्छी नहीं है। आपने स्किन को इवन बनाना है, आइदर ब्लैक आइदर व्हाइट, लेकिन इवन होना चाहिए। विटिलिगो में ऐसा होता नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप उर्दू में उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो स्किन के ऊपर वो वाइट वाइट धब्बे आ जाते हैं। अक्सर लोग होते हैं जिनकी आधी स्किन चिट्टी होती है, आधी स्किन ब्लैक होती है। वो अक्सर लोग कहते हैं जी कि मछली के साथ दूध पियो या डेयरी प्रोडक्ट्स खाओगे तो उस तरह की चीज हो जाती है। हम तो पश्तो में उसे ब्रगे कहते हैं, ठीक है। तो ब्रगे ना होने के लिए, अगर किसी को ब्रगे हो भी जाए, विटिलिगो हो भी जाए, तो उसको हम कैसे क्या करते हैं, डीपिगमेंटेट करते हैं, ठीक है जी। पिगमेंट उससे हटाते हैं, जो डार्क पिगमेंट उसका बना हुआ है, आधी स्किन व्हाइट है और आधी स्किन ब्लैक है, तो वो अगर हम अगर हम ब्लैक को खत्म कर दे तो हम डीपिगमेंटेट कर रहे हैं किस चीज को, स्किन को। डीपिगमेंटेट करके हम स्किन को इवन बनाते हैं, इवनली वाइट बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास यूज्ड, देयर फॉर इट इज यूज्ड इन विटेलिगो, ठीक है जी। विटेलिगो आपके पास डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है जो आपने सर्च करके मुझे बतानी है। आधी स्किन व्हाइट आधी स्किन ब्लैक हो जाती है, पश्तो में हम उसे ब्रगे कहते हैं। फिर उस चीज में हम मोनो बेंजीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, मोनो बेंजीन। ये आपके पास दो किस्म की ड्रग्स हो गई। चौथी चीज, तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरी की तीसरी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब जो तीसरी चीज आप पढ़ रहे हैं वो है जी मेथॉक्सिलिन, मेथऑक्सेलिन। मेथऑक्सिलिन इज आल्सो यूज्ड फॉर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, ठीक है जी। मतलब आपके पास आपने देखा है कि आपके पास नॉर्मली स्किन ब्लैक हो जाती है या वाइट हो जाती है। अगर किसी की स्किन ब्लैक है और वो व्हाइट हो जाए तो उसे हम विटिलिगो कहते हैं। इसी तरह अगर किसी की स्किन व्हाइट है और वो ब्लैक हो जाए तब भी हम उसे विटिलिगो कहते हैं, बिकॉज ये अनइवन पिगमेंटेशन बन जाती है, ठीक है जी। तो विटिलिगो की पेशेंट्स में ये दवाई भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक तरफ आपको कहा कि स्किन ब्लैक थी तो हमने उसे व्हाइट कर दिया बाय द यूज ऑफ दिस मोनोबेंजीन। मोनोबेंजीन क्या कर रहा है, डीपिगमेंटेट कर रहा है, इवनली वाइट कर रहा है। क्या कर रहा है, वाइट कर रहा है स्किन को। लेकिन
अगर आप स्किन को व्हाइट नहीं करना चाहते हैं या व्हाइट नहीं होती, तो फिर हम उसके क्या करते हैं, हम उसके स्किन को मजीद ब्लैक कर देते हैं। तो कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट तो नजर नहीं आएगा, सारा सारा काला काला नजर आएगा, तो फिर भी ठीक है। काला काला नजर आए तब भी ठीक है, सारा व्हाइट नजर आए तब भी ठीक है। तो विटिलिगो की ट्रीटमेंट दो तरह से होती है, या पूरा स्किन को ब्लैक बना दो या पूरे स्किन को व्हाइट कर दो। तो ये जो पीछे हमने चीज पढ़ी थी मोनोबेंजीन, वो पूरे स्किन को व्हाइट कर रही थी, लेकिन मेथॉक्सिलिन आपके पास विटिलिगो की ट्रीटमेंट है बाय डीपिगमेंटेट नहीं, बाय रीपिगमेंटेट, बाय रीपिगमेंटेशन। ठीक है जी। मतलब इसका ये है कि आपकी स्किन इवनली इवनली डार्क हो जाती है, इवनली डार्क स्किन हो जाती है आपकी। ठीक है जी। तब भी आपका एक किस्म का विटिलिगो की ट्रीटमेंट ही है ये। ठीक है जी। ये आपके पास सेल की प्रोलिफरेशन को रोकता है, सेल की प्रोलिफरेशन को रोकता है, उनकी डिफरेंशिएशन को रोकता है, तो नए सेल्स नहीं बनते, जो पुराने सेल्स हैं वो भी ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है जी। इट व्हाट इट डज, इट इनहिबिट्स सेल ग्रोथ। ठीक है जी। सेल की ग्रोथ नहीं होगी, सेल की प्रोलिफरेशन नहीं होगी, तो आपका बाकी बाकी सेल भी ब्लैक हो जाएगा और सारा ब्लैक हो जाएगा बाय द यूज ऑफ दिस मेथॉक्सिलिन। ठीक है जी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? इसको हम पैची विटिलिगो के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इसको आपने मजीद डिटेल में नहीं पढ़ना, थोड़े से इसके एडवर्स इफेक्ट्स है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ने हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स ये है कि ये आपकी स्किन में इट कॉजेज एजिंग, मतलब एक बंदा बूढ़ा नहीं भी हो रहा तो उसकी स्किन इस चीज के इस्तेमाल होने की वजह से एजिड एजिड लगती है, वो आपकी स्किन के ऊपर वो एजिंग वाली चीज आ जाती है। ठीक है, कॉजेज एजिंग ऑफ द स्किन। और एजिंग ऑफ स्किन के साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए कार्सिनोजेनिक भी है, कार्सिनोजेनिक भी है। इट मींस कि अगर इसकी यूज ज्यादा हो जाए, सो इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर, स्किन कैंसर। यहां तक आपको समझ आया? मेथॉक्सिलिन हमने पढ़ा और हमने हाइड्रोक्विनोन पढ़ा। हाइड्रोक्विनोन के साथ हमने हाइड्रोक्विनोन का एक डेरिवेटिव मोनोबेंजीन भी पढ़ा। हमने सारी चीजें कर ली। हमने ड्रग्स हमने ड्रग्स फॉर एक्टोपैरासाइट भी कर लिया। हमने ड्रग्स फॉर सोरिएसिस भी कर लिया। हमने ड्रग्स फॉर पिगमेंटेशन भी कर लिया। ठीक है जी। इनमें से आज के लेक्चर में से किसी को ना समझ आई हो कोई भी बात, तो पूछ सकते हैं।